जब नए सोशल मीडिया अपडेट्स आते हैं ना, तो आमतौर पर क्या होता है, एक लंबा सा टर्म्स एंड कंडीशंस का दस्तावेज सामने आता है। जिसे कोई पढ़ता नहीं है। एग्जैक्टली बिना सोचे समझे लोग तुरंत आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डर यही होता है कि भाई अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, वही सबसे बड़ा रिस्क लगता है लोगों को। राइट। लेकिन सोचिए अगर इन शर्तों को तोड़ने का सीधा नतीजा जेल जाना हो तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। तब तो शायद हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, तब तो हर लाइन महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज के इस डीप डाइव में हम लोग एक ऐसे ही कानूनी दस्तावेज को खोलने वाले हैं, एक ऐसा बिल जिसके नियम तोड़ने पर सीधे कड़ी सजा का प्रावधान है। और ये दस्तावेज है तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किया गया तेलंगाना हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2016। ये नया कानूनी प्रस्ताव सच में कानून और टेक की दुनिया में एक बहुत लंबी बहस छेड़ चुका है। आज हमारे पास स्रोत के रूप में जो कानूनी ड्राफ्ट्स और एनालिटिकल आर्टिकल्स हैं, उनके माध्यम से हम इस बिल की तह तक जाएंगे। हाँ, और शुरुआत में ही एक मिशन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए इस चर्चा का। इस डीप डाइव का उद्देश्य किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है। सही बात है, हमारा काम सिर्फ तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। बिल्कुल। ये कानून आखिर है क्या, इसके नियम कितने सख्त हैं और इस डिजिटल दौर में इसका क्या असर पड़ने वाला है, हम बस यही समझने की कोशिश करेंगे। राइट। तो इस बिल के पीछे के तार्किक आधार को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। समाज में बढ़ती सांप्रदायिक असहिष्णुता और आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स को रोकने के लिए इस कड़े कानून की रूपरेखा तैयार की गई है। मतलब ये नए जमाने का कानून है। हाँ, क्योंकि पिछले एक दशक में नफरत फैलाने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है ना। एक वक्त था जब दुश्मनी फैलाने के लिए किसी चौराहे पर भाषण देना पड़ता था, और अब वही काम एक बंद कमरे में बैठकर हो जाता है। एग्जैक्टली। एक मोबाइल फोन के जरिए हजारों लोगों तक किया जा सकता है। तो कानून का ये नया ढांचा इस तेजी से फैलने वाले डिजिटल खतरे को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो चलिए इस नए कानून की परिभाषाओं से ही शुरू करते हैं। अगर किसी को कड़ी सजा मिल सकती है तो पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर अपराध माना किस चीज को गया है। सही सवाल है। स्रोतस के मुताबिक इस बिल में प्रेजुडिशियल इंटरेस्ट और हेट स्पीच का दायरा आश्चर्यजनक रूप से व्यापक रखा गया है। मतलब इसमें बोले गए या लिखे गए शब्द तो हैं ही, हाँ, पर इसके अलावा इशारे यानी साइंस और दृश्य प्रस्तुतिकरण भी शामिल हैं। राइट, विजिबल रिप्रेजेंटेशंस और हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस भी इसके घेरे में हैं। इस परिभाषा को इतना व्यापक रखने का एक बहुत बड़ा कानूनी कारण है। पुराने कानून आमतौर पर आमने सामने की बातचीत या अखबारों तक सीमित थे। लेकिन इस नए कानून में इरादा यानी जो इंटेंट होता है ना, उससे मुख्य आधार बनाया गया है। कानून को ये देखना है कि क्या किसी भी एक्सप्रेशन का मकसद चोट पहुंचाना या दुश्मनी बढ़ाना या दुर्भावना फैलाना था। तो इस इल विल या दुर्भावना को मापने के लिए क्या क्राइटेरिया है? उसके लिए एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला कैटेगरी बनाई गई है जिसे प्रोटेक्टेड कैटेगरीज कहा गया है। अच्छा। इसमें धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग यानी सेक्स और जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता और जनजाति शामिल हैं। बाप रे, ये तो बहुत लंबा दायरा है। हाँ, अगर इनमें से किसी भी आधार पर इलविल फैलाने का इरादा साबित होता है तो वो इस कानून के तहत अपराध माना जाएगा। पर देखिए यहाँ एक बड़ा व्यावहारिक सवाल उठता है। मेरा मतलब है जब इरादा सबसे जरूरी चीज है तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इस इरादे को नापा कैसे जाएगा? वो मुश्किल तो है। इंटरनेट की दुनिया तो डार्क ह्यूमर, सार्केज्म और मीम से भरी पड़ी है ना। अगर कोई इंटरनेट पर एक मजाकिया मीम बनाता है जिसमें किसी भाषा या जगह को लेकर व्यंग्य किया गया हो तो क्या उसे भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के तहत हेट स्पीच माना जाएगा? ये सवाल आएगा। एग्जैक्टली। मीम बनाने वाले का मकसद शायद सिर्फ हंसाना हो, लेकिन देखने वाले को वो अपमानजनक लग सकता है। तो ऐसे में ये इंटेंट तय कौन करेगा? देखिए, कानूनी दुनिया में ना मेंस रिया यानी आपराधिक मानसिकता को साबित करना हमेशा से एक चैलेंज रहा है। मीम्स या सार्केज्म के मामले में अदालतों को सिर्फ एक वो तस्वीर नहीं देखनी होगी। तो और क्या देखेंगे वो? उन्हें पूरा संदर्भ देखना होगा, जैसे व्यक्ति की हिस्ट्री क्या है, उस पोस्ट से समाज में आम तौर पर क्या प्रतिक्रिया आई, और सबसे बड़ी बात कि क्या उस कंटेंट ने जमीन पर किसी हिंसा को भड़काया। अच्छा, मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट मैटर करेगा। बिल्कुल। और परिभाषाओं को इतना बड़ा इसीलिए रखा गया है क्योंकि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या मीम फॉर्मेट्स का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए पहले भी कई बार किया जा चुका है।
हाँ, ये तो सुल्तास में भी जिक्र है। राइट। अगर कानून सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगा तो लोग इशारे या तस्वीरों के जरिए वही काम करते रहेंगे और बच जाएंगे। ये अम्ब्रेला टर्म डिजिटल ट्रिक्स को रोकने के लिए बनाया गया है। समझ गया। अब जब कानून ने इतना बड़ा जाल बिछाई दिया है जिसमें एक डिजिटल मीम भी आ सकता है, तो इसका दूसरा हिस्सा और गंभीर हो जाता है। सजा वाला हिस्सा। हाँ, पेनल्टीज। हाँ। जब ये लक्ष्मण रेखा पर होगी तो कानून पेश कैसे आएगा? हाँ जी। स्रोत पढ़ने पर एक पूरा टियर्ड सिस्टम दिखाई देता है। हाँ। सजा का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध करने वाले की आदत क्या है। एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर और एक रिपीट ऑफेंडर के बीच साफ फर्क किया गया है। राइट, और ये आंकड़ों में बिल्कुल साफ दिखता है। जैसे अगर कोई पहली बार इस कानून को तोड़ता है, हाँ। तो उसे कम से कम 1 साल और अधिकतम 7 साल तक की जेल हो सकती है। साथ में 50,000 रुपए का जुर्माना भी। सही बात है। लेकिन अगर वही व्यक्ति बार बार ये अपराध करता है, हाँ। तब तो सजा की शुरुआत ही 2 साल से होगी और ये 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने तक जा सकती है। पर इन आंकड़ों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इन अपराधों की लीगल स्टेटस है। बिल में इन अपराधों को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल श्रेणी में रखा गया है, जो इसकी सख्ती को कई गुना बढ़ा देता है। इसको थोड़ा सरल करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे फुटबॉल के मैदान में सीधे रेड कार्ड दिखा दिया जाए। अच्छी एनालॉजी है। जैसे ही फाउल हुआ, बिना किसी वार्निंग के खिलाड़ी को मैदान से बाहर निकाल दिया गया। कॉग्निजेबल होने का मतलब है कि पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं है। और नॉन बेलेबल का अर्थ है कि थाने से जमानत नहीं मिलेगी, सीधे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने पेश होना पड़ेगा। राइट। पर इस रेड कार्ड के साथ एक और पेच है इस नए कानून में। खिलाड़ी को सिर्फ मैदान से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि सामने वाले खिलाड़ी को जो चोट आई है ना, उसके इलाज का पूरा खर्चा भी अपनी जेब से भरना होगा। एग्जैक्टली। स्रोत इस चीज को विक्टिम कॉम्पेंसेशन कहते हैं। अदालतों के पास पावर होगी कि वो पीड़ित को हुए नुकसान के आधार पर दोषी से फाइनेंशियल मुआवजा दिलवा सकें। देखिए, कॉग्निजेबल प्राविधान का असली मकसद समय बचाना है। ऐसे डिजिटल मामलों में अक्सर देखा गया है कि जब तक वारंट लेने की क्रिया पूरी होती है, तब तक वो पोस्ट दंगे का रूप ले चुकी होती है। पता चला शहर में आग लग गई जब तक पेपर वर्क हो रहा है। वही तो, बिना वारंट के गिरफ्तारी पुलिस को तुरंत एक्शन लेने की ताकत देती है। हालांकि इस ताकत के दुरुपयोग का डर भी कानूनी चर्चाओं में बना रहता है। और वो मुआवजे वाली बात? हाँ, विक्टिम कंपनसेशन वाला हिस्सा एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ दोषी को जेल भेजकर और फाइन लेकर छोड़ देता है, पर जिसकी दुकान जली या जिसे अपमान सहना पड़ा, उसे क्या मिला? सही बात है, उसे तो बस नुकसान ही हुआ। राइट। तो मुआवजे का नियम ध्यान सजा से हटाकर पीड़ित को इंसाफ और राहत देने पर लगाता है। इसे कानूनी भाषा में रेस्टोरेटिव जस्टिस कहते हैं। चलिए, व्यक्ति विशेष की बात तो हो गई, पर अब इस बिल के सबसे आक्रामक हिस्से पर आते हैं, जो स्रोतास में बिल्कुल क्लियर दिखता है। आप संस्थाओं की जवाबदेही की बात कर रहे हैं। हाँ, तब क्या होगा जब ये हेट स्पीच किसी एक आम इंसान के मोबाइल से नहीं, बल्कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलाई जाए? ये सच में एक गेम चेंजर है। ये बिल कॉर्पोरेट और प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी के मामले में पुराने नियमों को पूरी तरह पलट देता है। इसे ऑर्गेनाइजेशनल लायबिलिटी का नाम दिया गया है। स्रोतास पढ़ते हुए एक बहुत हैरान करने वाली बात आई सामने। नियम कहता है कि अगर किसी संस्था के जरिए हेट क्राइम होता है, तो उसके मैनेजमेंट में बैठे हर एक व्यक्ति को तब तक दोषी माना जाएगा जब तक कि वो खुद को निर्दोष साबित ना कर दें। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। मतलब ये तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाले कानूनी सिद्धांत को ही पूरी तरह पलट रहा है। ये तो वैसी बात हो गई कि स्कूल के मैदान में 2 बच्चों की आपस में लड़ाई होगी और उस लड़ाई के चक्कर में पुलिस आके प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर ले। हाँ, एग्जैक्टली। और फिर उस प्रिंसिपल को जेल से निकालने के लिए साबित करना पड़े कि भाई मैंने उन बच्चों को लड़ने के लिए नहीं उकसाया था। प्रिंसिपल वाली ये जो एनालॉजी है ना, इसका डर कानूनी और टेक जगत दोनों महसूस कर रहे हैं आजकल। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव मानी जाती है। तो फिर इस बिल में इस बर्डन ऑफ प्रूफ को क्यों पलटा गया? क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आम संस्थाओं की तरह काम नहीं करते। स्कूल के प्रिंसिपल का काम हर बच्चे के हर शब्द को कंट्रोल करना नहीं है, लेकिन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम तो उसी प्लेटफॉर्म ने खुद बनाया ना। अच्छा, मतलब प्लेटफॉर्म उन बच्चों का दिमाग खुद डिजाइन कर रहा है एक तरह से। सही पकड़ा है आपने। पुराने कानून में टेक कंपनियां ये कहकर निकल जाती थीं कि उन्हें तो पता ही नहीं था, वो खुद को बस एक इंटरमीडियरी बताती थीं। पर अब बर्डन ऑफ प्रूफ पलटने से
उन्हें कानून के सामने दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसी चीजों को रोकने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए थे। यानी अब वो अनजान नहीं बन सकते, उन्हें फिल्टर्स और नियम पहले से सेट करने होंगे। पर इसका एक दूसरा बहुत सख्त हिस्सा भी है, कंटेंट रिमूवल का। हाँ, डेजिग्नेटेड ऑफिसर का प्रावधान। राइट। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास यह अधिकार होगा कि वो इंटरनेट से हेट क्राइम वाली सामग्री को तुरंत हटवा सके। यहाँ एक पुराना टकराव वापस सामने आता है, पब्लिक सेफ्टी वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये डिजिटल गवर्नेंस का सबसे जटिल मुद्दा है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई मामला कोर्ट में जाता है और कंटेंट हटाने का ऑर्डर आता है, तब तक वो पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। तो इसलिए उस ऑफिसर को तुरंत आग बुझाने की ताकत दी गई है। बिल्कुल, ताकि वायरल होने से पहले ही उसे रोका जा सके। पर देखिए, इस आग बुझाने की ताकत के अपने खतरे भी तो हैं। अगर एक अकेले अधिकारी को बिना किसी जज की निगरानी के ये ताकत मिल जाए तो इसका क्या असर होगा? इससे तो चिलिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा समाज में। चिलिंग इफेक्ट मतलब लोग डर के मारे खुद ही बोलना बंद कर देंगे। वही तो, लोग डार्क ह्यूमर, सरकार की सख्त आलोचना या विरोध दर्ज करने से पहले 10 बार सोचेंगे। एक अधिकारी को जो पोस्ट शांति भंग करने वाली लग सकती है, वो किसी आम नागरिक के लिए एक वैलिड आलोचना भी तो हो सकती है ना। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आलोचना और हेट स्पीच के बीच की लकीर हमेशा पतली होती है। बिना किसी जुडिशियल ओवरसाइट के ऐसी ताकत मिलना फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए सच में डर की बात है। और प्लेटफॉर्म्स का रिएक्शन क्या होगा इस पर? जब सजा नॉन बेलेबल हो और मैनेजर्स को दोषी मान लिया जाता हो, तो आम प्रवृत्ति ये बनती है कि भाई रिस्क मत लो। कंपनियां किसी भी विवादास्पद मुद्दे को तुरंत डिलीट करना बेहतर समझेंगी, बजाय लड़ाई लड़ने के। तो सेफ्टी शायद मिल जाए, पर आम आवाजें दब जाएंगी। वही सबसे बड़ा खामियाजा है जो समाज को उठाना पड़ सकता है। अगर इस पूरे डिस्कशन को सम अप करें तो श्रोता से कैसे कानून का चित्र खींचते हैं जो बहुत सख्त और व्यापक है। परिभाषा इतनी बड़ी है कि डिजिटल पोस्ट इसमें आ गए, नॉन अवेलेबल होने से खौफ बढ़ गया और मुआवजे से एक मानवीय एंगल भी मिल गया। और सबसे बड़ी बात, मैनेजरियल लायबिलिटी से ये साफ हो गया कि कानून डिजिटल नफरत की जड़ों पर सीधा प्रहार कर रहा है। अब लोगों को समझना होगा कि ऑनलाइन बोले गए शब्द हवा में नहीं उड़ते, उनके रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बिल्कुल। पर इन सब को समझने के बाद एक बड़ा दिलचस्प विचार सामने आता है। ये श्रोतास में एक्सप्लिसिटली लिखा तो नहीं है, पर इस डिस्कशन से नेचुरली निकलता है। क्या विचार है वो? देखिए, इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से बॉर्डरलेस है। एक ट्वीट किसी दूसरे देश या राज्य के सर्वर से आ सकता है। अब तेलंगाना जैसा एक राज्य कितने भी कड़े नियम बना ले, क्या एक स्थानीय कानून इस बॉर्डरलेस आग को रोक सकता है? ओह, आप ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसे कानूनी भाषा में ज्यूरिसडिक्शन शॉपिंग कहते हैं। हाँ, मतलब हेट स्पीच फैलाने वाले लोग अपने सर्वर्स ऐसे देश या राज्य में लगा लेंगे जहां ये कानून लागू ही नहीं होता। फिर लोकल पुलिस अपनी लिमिट के बाहर क्या करेगी? ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती होगी। जब इंटरनेट की कोई सीमा नहीं है, तो न्याय व्यवस्था को नए तरीके ढूंढने होंगे। लोकल बॉर्डर्स के जरिए ग्लोबल नेटवर्क को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन जैसा हो सकता है। वही तो, एक ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आग लगाने वाला कोसों दूर हो और पुलिस बॉर्डर के इस पार बेबसी से देख रही हो। शुरू में हमने उन लंबे टर्म्स एंड कंडीशंस का जिक्र किया था जिन्हें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, ये बिल समाज और प्लेटफॉर्म्स के बीच का एक बहुत सख्त नया पेज है। अगली बार इंटरनेट पर कुछ भी लिखने या फॉरवर्ड करने से पहले इस बॉर्डरलेस दुनिया और स्टेट बॉर्डर्स वाले कानून के टकराव पर सोचना बहुत जरूरी हो गया है, विशेष रूप से इस डिजिटल समाज में जीने वाले हर एक नागरिक के लिए।